दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनानी एवं मध्य एशिया के संपर्कों का भारत पर प्रभाव को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बाद जो भारत में देशी और विदेशी राज्य जो स्थापित हुए और उसके स्थापित होने के बाद कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर खास तौर से जो विदेशी राज्य आए उसके प्रभाव को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों के द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित किया। आज हम लोग देखते हैं उसके शासन के बाद अपने देश में प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहले देखें कि जो यूनानी संपर्क है, यूनानी संपर्क का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। जो भारत पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव जमाने में जो सिकंदर का कार्य जितना महत्वपूर्ण नहीं था, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इंडो ग्रीक राज्य बाद में स्थापित होता है, साम्राज्य स्थापित होता है, उसका होता है। क्या क्या चीज़ इसके द्वारा हमको मिला, थोड़ा इसको देखें हम लोग। कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर का ज्ञान हमको यूनानियों से प्राप्त होता है। सप्ताह के 7 दिन, इसका भी ज्ञान हमको यूनानियों से ही मिला। विभिन्न ग्रहों के जो नाम, ये भी यूनानियों से सीखने को मिला। और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताना, ये भी यूनानी के द्वारा ही ये चीज़ हमको बताया गया। सिक्के के प्रचलन के बारे में हम लोग जानना कि सिक्के का प्रचलन इनके द्वारा जिस प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया गया, उस पे एक और राजा का और दूसरी तरफ देवताओं का चित्र उसका अंकन किया गया। साथ ही साथ उसमें नाम भी लिखा गया। और मौर्य काल के जो सिक्के होते थे या इससे पहले के जो सिक्के थे, उसको आहत सिक्का कहते थे। और उसमें किसी भी प्रकार का लेख या किसी राजा आदि का अंकन देखने को नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मौर्य और मौर्योत्तर काल के सिक्के के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें। इसके बाद देखें थोड़ा कि आप जानते हैं कि जो कुषाण है, कुषाण के द्वारा जो हमारे यहाँ पर बहुत आयत में सोने के सिक्के चलाए गए। तो और लेकिन उनके सिक्के के ऊपर प्रभाव किसका है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जो कनिष्क है, कनिष्क ने भी बैक्टीरिया के यूनानी शासकों और रोम के सिक्के के अनुकरण करके सिक्का ढलवाए। मतलब कहीं ना कहीं यूनानी और रोमन सिक्का का ही नकल था जो कनिष्क के द्वारा सिक्का ढलवाया गया। मूर्ति कला के ऊपर भी यूनानी एवं रोमन कला का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हम लोग इसको देख चुके हैं किस तरह का मथुरा कला के ऊपर कम, लेकिन गंधार कला के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। चलिए, जो सेनानी शासन विधि है, सेनानी शासन की जो परिपाटी है, ये भी यूनानियों के द्वारा चलाई गई। और नाटक का जो पर्दा हम लोग देखते हैं आज, नाटक के पर्दा ये भी देन किसका है, ये भी देन यूनानियों का है। और यहाँ पर पर्दा के लिए संस्कृत भाषा में यवनिका शब्द आया है, जो यवन का ही ये रूप है। चलिए, उसके बाद सोने का जो सिक्का है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम प्रचलन का श्रेय ये भी इंडो ग्रीक को ही दिया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद ये यूनानी डॉक्टर की जो है अत्यंत ज्ञानी कहकर इनकी प्रशंसा की गई है भारत में। साथ ही साथ युद्ध की जो व्यूह रचना है, युद्ध की व्यूह रचना, और साथ ही साथ युद्ध मशीन का जो आविष्कार है, जो डिजाइन है, इसको बनाने के लिए यवन के जो इंजीनियर, उसका भारत में बड़ा सम्मान हुआ करता था। देखिए, इनके विषय में, यूनानियों के विषय में गार्गी संहिता में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय हैं। मतलब ज्योतिष का ज्ञान उनका बड़ा ही अच्छा था और भारत ने कहीं ना कहीं ज्योतिष से उनसे बहुत कुछ भारत को सीखने को मिला। एक चीज़ और देखें कि बारामिहिर साहब भी क्या कहते हैं इनके बारे में कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं, किंतु ज्योतिष के विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूजनीय है। तो गार्गी संहिता में इनको वंदनीय बताया गया है और बारामिहिर ने इनकी तुलना प्राचीन ऋषियों से करते हुए इनको पूज्य बताया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए, प्रारंभ में यवन शब्द का जो प्रयोग है यूनान निवासियों के अर्थ में होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग होने लगा। इसके बाद हम लोग देखें मध्य एशिया से संपर्क, जिसमें खास तौर से कुषाण
शक, पहलव ये आते हैं। इनका किस तरह का प्रभाव रहा, थोड़ा इसको देखते हैं। मध्य एशिया का संपर्क देखें, मध्य एशिया का भारत के ऊपर जो है पड़ने वाला प्रभाव। जो फुहारों और टोटियों वाले जो पात्र हैं, फुहारों और टोटियों वाले जो पात्र हैं, इनका प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, जो है शक के द्वारा किया गया, कुषाणों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है लगाम और जीन, जो घोड़े पर जो है घोड़े को नियंत्रित करने में लगाम का, और घोड़े की पीठ पर जो बैठने वाला जो गद्दी जैसा चीज है वो जीन कहलाता है, उसका भी प्रयोग सबसे पहले जो है शक और कुषाणों के द्वारा किया गया। और इससे जो है घुड़सवारी में जो है ज्यादा बेहतरी आई। और पगड़ी, कुर्ती, पायजामा, लंबा बटनदार कोट, टोपी, सिर अस्तरन और बूट का भी जो प्रयोग, चमड़े के जूते का भी प्रयोग जो है सबसे पहले जो है मध्य एशिया से आए हुए शक और कुषाणों के द्वारा ही किया गया। देखिए एक चीज, भारत को अल्ताई पहाड़ी, जो चीन के बगल में, आप अगर मैप रहता तो आपको दिखाते, अल्ताई पहाड़ी और रोमन व्यापार से जो है भारी मात्रा में जो है सोने प्राप्त हुए, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है ये अल्ताई पहाड़ी से। तो मध्य एशिया का हमको ये प्रभाव हुआ कि अल्ताई पहाड़ी से हमको जो बहुत सारा जो है सोना प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ चूंकि सिल्क रूट पर हमारा अधिकार था, तो उस स्थिति में जो रोमन व्यापार हुआ उसका भी जो है बहुत सारा रोम का जो सोना हमारे पास आया। रोम भारत के विलासिता के सामानों का जो है ग्राहक था, और इसीलिए प्लिनी जो है भारी मात्रा में भारत में सोने के जो है चले जाने से जो है दुख प्रकट करता है कि प्रत्येक साल जो है भारत में बहुतायत में जो है सोने का जो है क्या हो जाता है, वो निर्यात हो जाता है। भारतीय चीन के रेशम व्यापार में, भारतीय व्यापारी जो है चीन के रेशम व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका के रूप में जो है भाग लेते थे, चलिए बिचौलिया के रूप में भाग लेते थे। इसके बाद अगर राज व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो राज व्यवस्था के संदर्भ में क्या है कि कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की, जो कहीं न कहीं उनका जो है अनेक छोटे छोटे राजाओं के ऊपर जो है शासन को दर्शाता है, या सामंती शासन व्यवस्था का जो है ये चीज़ हमको दर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी समय मौर्यकालीन केंद्रीयकरण, इस समय जो है मौर्यकालीन जो केंद्रीकरण शासन व्यवस्था था उसमें भारी कमी आती है, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है हमको देखने को मिलता है। लेकिन विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को जो है नियंत्रित रखने के लिए एक नई बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि राजतंत्र में दैवी तत्वों का जो है समाविष्ट ये होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है इस समय की कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है राजतंत्र में दैवी तत्वों का समावेशन, तो कहीं न कहीं जो है राजतंत्र को दैवी स्वरूप जो है बनाने का जो कार्य है वो मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था में ही हमको देखने को मिलता है, जबकि इस तरह की व्यवस्था हमको जो है मौर्य काल में देखने को नहीं मिला था। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शकों एवं कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा जो है, राजा देवता का अवतार होता है, और कुषाण राजाओं ने खुद को देवपुत्र कहा। देखिए इन्होंने अपने को देवता या देवता का पुत्र कह के जो है ये उपाधि धारण की। ये उपाधि उनके द्वारा जो है चीनियों से जो है ली गई थी, जो अपने राजा को जो है स्वर्ग का पुत्र कहते थे। कौन कहते थे? चीनी लोग कहते थे। और जो कुषाण आते हैं तो कुषाण भी चूंकि चाइना साइड से ही आते हैं उधर से, तो अपने आप को जो है देवपुत्र कहते हैं। ये उपाधि कहाँ से प्रभावित है? ये उपाधि जो है चाइना से प्रभावित है। जबकि हम लोगों ने देखा कि जो अशोक है, अशोक अपने जो है अभिलेखों में, शिलालेखों में अपने आप को जो है देवानाम प्रिय और देवानाम पुत्र कह के जो है ये देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी ये कहता है। और इसका मतलब है देवता का जो है प्यारा। ये अपने आप को देवता नहीं कहते बल्कि देवता के प्रिय कहने का कोशिश करता है। लेकिन अगर हम मौर्योत्तर काल में देखें तो शासक के द्वारा खुद को ही जो है किसी न किसी रूप में जो है देवता के रूप में जो है प्रोजेक्ट करने की जो है बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मनु का जो है देखें, मनु साहब जो है इस संदर्भ में क्या कहते हैं? मनु का कहना है कि राजा बच्चा ही क्यों न हो उसका आदर करना चाहिए,
क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता है। तो मनु ने भी जो है इस विचारधारा को, मतलब राजतंत्र के दैवीकरण का जो सिद्धांत है, उसी को आगे बढ़ाने का जो है मनु के द्वारा भी यहाँ पर काम किया जाता है। कुषाणों ने क्षत्रप प्रणाली भी चलाई और इस समय जो है हमको संयुक्त शासन जो व्यवस्था है उसका प्रचलन भी देखने को मिलता है, जो कि पहले अब तक नहीं मिला था। जो खासतौर से शक और पार्थियनों के द्वारा जो है संयुक्त शासन, एक ही साथ दो जो है राजाओं का एक ही क्षेत्र के ऊपर जो हमको शासन दिखाई पड़ता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की प्रथा चलाई। कुषाणों के तो सब सर्वप्रथम पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई, तो हमारा जवाब होगा जो है कुषाण। दूसरी ओर इसी समय दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि सातवाहनों का जो है शासन था। हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ों को देखा है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जो है एक अंजनी यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री का और मेडिवल हिस्ट्री का दिखाई पड़ेगा। दूसरी ओर सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध श्रमणों को कर मुक्त भूमि प्रदान करके जो है एक तरह से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और इसने जो है केंद्रीकरण को जो है क्या किया, इसने केंद्रीकरण को जो है छीन किया। तो एक साइड जो हम लोग देख रहे हैं कि कुषाण शासक लोग या शक शासक लोग, ये लोग जो है केंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए या राजतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए जो है जहां अपने अपने राज्य को जो है वो दैवी राज्य के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वही जो है सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमि कर मुक्त भूमि दान देके जो है कहीं न कहीं जो केंद्रीकरण की जो है भावना है उसको जो है छीन करने का जो है प्रयास किया या जो है इससे जो छीन हुआ, वास्तव में ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। भारतीय समाज में नए तत्व, इससे क्या क्या नए तत्व आते हैं? यूनानी, शक, पहलव और जो कुषाण हैं, ये सभी भारत में अपनी अपनी पहचान जो है अंततोगत्वा जो है खो बैठे, मतलब उनका खुद का जो पहचान था वो उसको जो है खो बैठते हैं और धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से जो है भारतीय ही हो जाते हैं और यहाँ के जो है जो चाहे हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो उसी में जो है रच बस जाते हैं। भारतीय समाज में इनको जो समावेशित किया गया, जो मिलाया गया, चूँकि ये क्षत्रिय या लड़ने वाले वर्ग से थे इसलिए इनको जो क्षत्रिय वर्ग में जो है सम्मिलित किया गया। लेकिन ये जो क्षत्रिय इनको बनाया गया वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत, तो इनको जो दर्जा दिया गया ये सेकंड क्लास या द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय में जो है इनको दर्जा दिया। इस संदर्भ में मनु साहब का कहना है कि अपने कर्तव्यों से च्युत हुए अधम क्षत्रिय ही शक और पहलव हुए हैं। भारतीय समाज में विदेशियों का जो आत्मसातीकरण है जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ उतना शायद प्राचीन भारत के इतिहास में और कहीं या और किसी काल में हमको देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक विकास को थोड़ा सा देखें कि जो होलियोडोरस है हम लोग पहले देख चुके हैं, इन्होंने वैष्णव धर्म को, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को और कुषाण शासकों ने शिव और जो है बुद्ध यानी कि जो है हिंदू और बुद्ध धर्म को जो है इनके द्वारा ये अपनाया गया, मतलब जो है पूरी तरह से भारतीयकरण जो है इनका हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखें कि इनके समय में एक बड़ा परिवर्तन होता है, खासतौर से जो बौद्ध धर्म के संदर्भ में, कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म इस समय जो है दो जो है भाग में बट जाता है पूरी तरह से, एक हीनयान और एक जो है महायान। अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो बौद्ध धर्म वाला जो है चैप्टर वहाँ जाके आपको पढ़ना पड़ेगा या आप उसको जाके पढ़िए, आपको बहुत सारा चीज़ जो वहाँ पर सीखने को मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइए, सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये कहाँ पर हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। और ये शासक इस समय कौन थे? इस समय थे शासक जो है कनिष्क, और कनिष्क जो है महायान का जो है अनुयायी हुआ बाद में चल के। अब देखिए क्या कि जो हीनयान है, हीनयान आप पहले भी देखें लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लें तो हीनयान में मनुष्य जो बुद्ध को जो है मनुष्य के रूप में जो है वो दर्शाया गया है, माना गया है। और यहाँ पर ये चीज़ कहा गया कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको व्यक्तिगत प्रयासों से ही निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा और आपको जो है इस तरह से अरहत का जो पद है वो प्राप्त करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन महायान जो है, महायान में बुद्ध को जो है मनुष्य नहीं मान के यहाँ इनको जो देवता माने जाने लगा, मतलब इनको जो है ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। किनको? बुद्ध को।
और इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर बोधिसत्व की जो धारणा है वो यहाँ पर जो है प्रफुल्लित होती है, जिसके अनुसार जिसने अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए कई बार जन्म लिया और जो भविष्य में भी प्राणियों के त्राण के लिए जो है वो आएगा। मतलब साफ है कि यहाँ पर बुद्ध को दोबारा जन्म जो है लेने की बात की गई है कि बुद्ध जो है और लोगों के कल्याण के लिए फिर से उनका जन्म होगा, और इस तरह से वो उनको जो है क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया। और बुद्ध का जो इस तरह का पुनर्जन्म लेने वाला जो बोधिसत्व का जो रूप है, उस रूप में मैत्रेय या उसको जो भावी बुद्ध कहा गया। आप जानते हैं कि मैत्रेय रूप का ही सबसे ज़्यादा जो गंधार शैली है उसमें सबसे ज़्यादा इसी रूप की जो है मूर्ति बनी हुई दिखाई पड़ती है। चलिए इसी रूप में दिखाता हूँ। इस समय जो बौद्ध भिक्षु है एवं भिक्षुनी है उसके जो नियम है वो काफ़ी जो है शिथिल कर दिए, ये ढीले कर दिए। अब वो जो है मांस भी खाने लगे, वो सोना भी लेने लगे, छूने लगे, और कई तो इतने जो है ढीली व्यवस्था में जो है क्या हुआ कि संघ छोड़कर पुनः जो है गृहस्थ जीवन में लौट आए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जो है मौर्योत्तर काल में हमको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।